आना चाहूंगा, टाटा स्टील पे नजरिया दीजिए। नतीजे जो हैं वो जाहिर सी बात है कि कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, हमें नतीजों का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज की जो तेजी है उसे किस तरह से प्ले आउट किया जाए, नतीजों को भी, अगर अनुमान को भी, इन संकेतों को भी इसमें फैक्टर इन किया जाए, तो क्या रणनीति लेकर टाटा स्टील में आगे चल सकते हैं निवेशक? जरूर, आई थिंक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो आज मेटल सुबह से ही टॉप परफॉर्मर रहा है, और मेटल ने जो सेंटीमेंट चाहिए था चेंज, वो वहीं से ट्रिगर हुआ है, और आज मार्केट भी ओवरऑल अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है फिलहाल तो। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील का थोड़ा बड़ा रेंज अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ के मूवमेंट्स है, अगर वीकली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो ये स्टॉक वोलाटाइल जरूर रहा है। बट एक पॉजिटिव साइड जो चार्ट्स पे दिख के आ रहा है मुझे, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद आज एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। और आज ये जो रैली आई उसमें मेटल और टाटा स्टील दोनों ने एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है अगर ये फिलहाल तो मैं चार्ट्स के हिसाब से देखता हूँ तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 148 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहता है ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। अगर हम रिट्रेसमेंट तक का भी बात करें तो भी आई थिंक 156 158 के लेवल चार्ट्स पे फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय टाटा स्टील पर। इसके अलावा मेटल सेक्टर से ही दो और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी। दोनों ही स्टॉक्स पे करीब 3.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। क्या राय होगी अमोल दोनों ही स्टॉक्स पर? जी, हिंदुस्तान जिंक लास्ट सीरीज में भी स्टॉक इतना करेक्ट नहीं हुआ, काफी डिफरेंट फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लोज मेंटेन कर रहा है स्टॉक कंफर्टेबली। इतने वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने एक अपना जो बेस है बुलिश साइड का वो बना के रखा है। मुझे लगता है आज वापस से एक मोमेंटम पकड़ा है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए अगेन 550 और 545 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है ये जो सेटअप बना हुआ है पॉजिटिव साइड का वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स के लिए 580 का रहेगा, और वो अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 600 की तरफ जाता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय एनएमडीसी और हिंदुस्तान जिंक पर। याद रखें, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को देखेंगे, पिछले 5-6 दिन में काफ़ी वॉलेटिलिटी इस स्टॉक पर दिखी है। इस बीच ग्लैंड फार्मा स्टॉक पर भी नज़र डालेंगे। नतीजे आए थे जिसके बाद स्टॉक में करीब 5 से 6% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नतीजे अच्छे थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन इसी के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। ग्लैंड फार्मा की हम बात कर रहे हैं। बात करें तो उनका मानना है कि कंपनी का फोकस स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ पर होगा, और इसी के साथ अमेरिकन बिजनेस का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी दिखी है। अमोल, क्या राय होगी ग्लैंड फार्मा पर? जी, आज जरूर स्टॉक में मोमेंटम आया, और जबरदस्त मोमेंटम आया, 10-11% का रैली हुआ है। फिलहाल तो मेरा स्टॉक के ऊपर व्यू न्यूट्रल है, इतने ऊपर में मैं चेस करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ, और ब्रॉडर टेक्सचर है स्टॉक का वो थोड़ा सा खराब है। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो आई थिंक 1700-1720 सपोर्ट्स है, और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो 1850-1880 रेजिस्टेंस। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेके आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, मुनाफे का ऑप्शन। और इस बीच हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। अमित, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से पीएसयू बैंक्स में से एसबीआई पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, रिसेंटली 1-2 वीक से देखा जाए तो रिलेटिवली एसबीआई ने आउट परफॉर्म किया है विद इन दी बैंक निफ्टी और अगेंस्ट निफ्टी भी। और जो हिसाब से 820 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 890, 900 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो 860 का इनफैक्ट कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 18 के आसपास। 10 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो है वो 40 तक आ सकते हैं। तो एसबीआई के 860 के कॉल खरीदने की सलाह दी जा रही है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी इसी के साथ हम लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर पर फोकस करते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब कंपनियां लॉन्ग टर्म प्रीमियम एक साथ नहीं बुक कर पाएंगी। खबर पर और जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है जिसका इम्पैक्ट लिस्टेड कंपनियों पर भी दिखाई दे सकता है?
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा लॉन्ग टर्म प्रीमियम जो बुक किया जाता था अपने अकाउंट्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, उस पर रोक लगा दी है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRDA ने अपनी जांच में पाया कि कंपनियों के द्वारा जो कमीशन दिया जा रहा था उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही थी। EOM तो कंपनी का बढ़ रहा था लेकिन कमीशन इंश्योरेंस कंपनी का घट रहा था। तो इसके बाद रेगुलेटर के द्वारा यह फैसला लिया गया और अब कंपनी को हर साल लॉन्ग टर्म पॉलिसी में अपनी प्रीमियम को बुक्स में दिखाना होगा और उसी हिसाब से हर साल कमीशन भी देना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर एक पॉलिसी 5 साल की है तो कुल प्रीमियम को 5 से डिवाइड कर हर साल दिखाना होगा और उसी तरह से 5 साल में कमीशन भी देना होगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो इसका कुल असर होगा वो करीब 10% होगा, करीब 25,000 करोड़ तक का इंश्योरेंस इंडस्ट्री, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम पर होगा। अभी जो इंडस्ट्री है 2,90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो कुल प्रीमियम पर 10% तक का असर होगा। हालांकि कंपनियां अंडरराइट तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कर पाएगी लेकिन अपनी बुक्स में उसे नहीं दिखा पाएगी और इसी पर कंपनियों ने IRDA से गुजारिश की है कि उन्हें किसी और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने दिया जाए जिससे वो अपने पूरे सालाना प्रीमियम को बता सके, जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर APE का इस्तेमाल होता है। तो रेगुलेटर के द्वारा जो कमीशन के अंदर जो गड़बड़ी पाई गई उसके बाद ये फैसला लिया गया है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच में निगाहें अपोलो हॉस्पिटल के नतीजों पर भी रहेंगी जो कल आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है, आशीष जरा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सालाना आधार पर देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स के अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। इस क्वार्टर में हॉस्पिटल्स सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ दिखेगा जिसके चलते कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगा। रेवेन्यू की बात करें तो 5,500 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर 13% का उछाल और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। 13.6% पे एक्सपेक्टेड है वर्सेस 13% के मार्जिन्स जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल सेगमेंट में तेज़ी रही है जिसके चलते सभी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पर भी देखें तो नतीजे अच्छे रहेंगे। वॉल्यूम्स बड़े हैं और ऑक्यूपेंसीज भी बढ़ी थी इस तिमाही में जिसका इम्पैक्ट नतीजों पर दिखेगा। मार्जिन्स की बात करें तो हॉस्पिटल सेगमेंट मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 40 से 60 बेसिस पॉइंट तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो मेट्रिक होता है हॉस्पिटल सेगमेंट के लिए, वहां पर मॉडरेशन दिखाई दे सकता है। सेकेंडरी प्रोसीजर्स के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड पर दिखाई देगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, याद रखें गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और मैसूर, ये कुछ 5 स्टेट्स और सिटीज़ है जहां पर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है। उस पर कंपनी की क्या अपडेट होती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। और अपोलो 24/7 ये जो उनका फॉर्मेट है वहाँ से ग्रोथ आउटलुक क्या होगा उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल सालाना आधार पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है अपोलो हॉस्पिटल से। बिल्कुल, तो अच्छे